सुप्रभात बच्चों। तो उस नेहरू जी वाले संस्मरण को अब आगे बढ़ाते हैं। तो वो कहानी तो पूरी हो गई थी जो एक चर्च के अंदर जो एक बाजीगर था उसने करतब दिखाया था, वो कहानी पूरी हो गई थी और सारे के सारे जितने वहाँ बैठे हुए थे वो सारे उस कहानी को दत्तचित होकर के सुन रहे थे। अब उसके बाद वाला अंश है। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और मेरे फुफेरे भाई टिके हुए थे। अब ये सेवादार थे उनके। तो ये दोनों भाई मामा और बुआ के थे आपस में। वो भी उनके नेहरू जी के बगल वाले कमरे में रुके हुए थे। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। शायद अगले दिन कहीं बहुत सारी चिट्ठियां भेजनी होंगी। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा नेहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे हुए हैं और चरखा चला रहे हैं। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, यानी वो लेखक को नहीं देख पाए, लेकिन लेखक ने उनको चरखा चलाते हुए देख लिया। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा कि बरामदे में तिपाई पर अखबार रखा था। तो ये स्टैंड होता है न्यूज़पेपर का। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नज़रसानी करने लगा। नज़रसानी करने का मतलब क्या होता है? एक नज़र से, सरसरी नज़र से अखबार को देखने लगा, हेडिंग्स ओनली पढ़ने लगा। मैं भी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आई। कौन थे वो? नेहरू जी। मैं समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। उन्हें उस रोज अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना होना था। पहलगाम जो है वो कश्मीर के अंदर की एक जगह है। तो नेहरू जी को कहाँ जाना था? पहलगाम जाना था। और वो नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से। उसी समय क्या कर रहा था विषम साहनी? अखबार पढ़ रहा था। अखबार मेरे हाथ में था। तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत महसूस हुई। बचकाना मतलब बच्चों जैसी आदत, हरकत सूझी। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूंगा, नहीं दूंगा नेहरू जी को। तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे, वरना मैं नहीं दूंगा अखबार। यानी मैं एक हिसाब से नेहरू जी को क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा, उनकी अनदेखी करूंगा। जबकि उनको पता था कि नेहरू जी शायद अखबार पढ़ने के लिए ही आए हैं। जानते हुए भी उसने ये बच्चों जैसी हरकत की कि अखबार के बारे में सोचा कि पहले खुद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद दे दूंगा उनको। कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने हो जाएगा। और इसके पीछे धूर्तता नहीं थी, बल्कि नेहरू जी से बात करने की उनकी इच्छा थी कि कम से कम एक मौका मिलेगा नेहरू जी से बात करने का। नेहरू आए, मेरे हाथ से अखबार अखबार मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक और खड़े हो गए। यानी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया भीष्म को। वह शायद इस इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। लेकिन तुम्हें पता ही है बच्चों, मैं तो मतलब लेखक तो उसमें निश्चय करके खड़ा था कि जब मांगेंगे तभी दूंगा। मैं अखबार की नज़रसानी क्या करता? मेरी तो टांगें लरजने लगी। मुझे लग रहा था कि शायद वो आकर के मेरे हाथ से अखबार लेंगे या मुझसे मांगेंगे, लेकिन वो तो चुपचाप खड़े हो गए। अब जो शर्मसार होने वाली स्थिति थी वो मेरी थी। मैं अब कैसे कहूँ? दिल में कुछ और बात थी, लेकिन अब तो उल्टा पड़ गया पासा। मैं अखबार की नज़रसानी क्या करता? मेरी तो टांगें लरजने लगी थी। डर रहा था कि कहीं नेहरू जी बिगड़ न उठें, तिलमिला ना जाएं, गुस्से में ना आ जाएं। फिर भी अखबार को थामे रहा, लेकिन ढेठ किया मैंने, दुस्साहस किया और मैंने अखबार को नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ भाई साहब? आपने अखबार देख लिया तो मैं देख लूँ अखबार? सुनते ही मैं पानी पानी हो गया, बहुत ही शर्मिंदा हो गया। अखबार मैंने उनके हाथ में दे दिया। तो बच्चों ये उनका संस्मरण जो था वो किसके साथ में था? नेहरू जी के साथ में था। अब जो तीसरा अंश है इस संस्मरणात्मक लेख का, वो फिलिस्तीन के जो नेता हैं, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, यासिर अराफात, उन पे ये केंद्रित है। तो सुनिए उसमें। उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ। अब ये जो संस्मरण है वो पहले के दो संस्मरणों से इस प्रकार भिन्न है कि लेखक अब एक मैच्योर लेखक की श्रेणी का लेखक हो गया है। अब तक वो क्या था? एक बच्चा था। चाहे वो गांधी जी के साथ मुलाकात थी या उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात नेहरू जी के साथ में थी। अब ये जो है तीसरा संस्मरण, ये उन दिनों का नहीं है जब वो बच्चे थे, बल्कि एक मैच्योर लेखक की हैसियत से अफ्रीका में गए थे। उन दिनों अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। तो इनके पास में एक पोर्टफोलियो भी था। ये जो अफ्रीका और एशियाई लेखकों के जो यूनियन थी उसके ये महामंत्री पद पर
कार्य कर रहे थे उस समय लेखक। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का एक सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर जो कहानीकार हैं, आपने सुना होगा, जोगिंदर पाल, बालूराव, अब्दुल्ला बिस्मिल्ला। तो ये जो उच्च कोटि के लेखक थे, ये शिष्टमंडल था जो जहाँ जाना, कहाँ जाना था, ट्यूनिस। ट्यूनिस ट्यूनिशिया की राजधानी, और ट्यूनिशिया देश कहाँ है, अफ्रीका में। आदि ये लोग गए हुए थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते मेरे पास में पोर्टफोलियो था। मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था, कुछ दिन पहले ही मैं वहां पे पहुंच गया था, ताकि वहां पे जाके व्यवस्था या जो भी कुछ कार्यभार मुझे मिलेगा उसको ठीक से मैं निभा पाऊँ। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। तो जो ये यूनियन थी, इसकी अपनी एक मैगजीन हुआ करती थी उस समय जिसका नाम लोटस था। उसका एडिटोरियल ऑफिस कहाँ था, वो भी ट्यूनिस में था। एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज चल बसे थे, जो उसके हेड एडिटर थे, मेन एडिटर थे। उनका देहांत हो गया था, जिनका नाम फैज अहमद फैज था। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। सदर मुकाम का मतलब हो गया राजधानी हुआ करती थी। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था, और ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार का काम करती। तो फिलिस्तीनी नेता जो थे यासिर अराफात, वो क्या थे, अपने देश से, फिलिस्तीन से निष्कासित थे। इसलिए वो ट्यूनिस में रहकर ही एक पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ के लिए चलाते थे। एक अस्थायी सरकार की व्यवस्था की गई थी जिसके हेड कौन थे, यासिर अराफात थे। तो जैसे कि तिब्बत के हैं दलाई लामा, तो वो वहाँ जाते नहीं, बल्कि भारत में एक जगह है, क्या जगह है वो, धर्मशाला, लहासा। तो वहाँ से वो उसको चलाते हैं, अपने तिब्बत की राजधानी के तौर पे धर्मशाला से वो उसको डील करते हैं। तो यासिर अराफात भी कहाँ रह करके, ट्यूनिस में रह करके अपनी जो गवर्नमेंट थी, कहाँ की, फिलिस्तीन की, उसको वहाँ से चलाते थे। तो एक हिसाब से क्या था, ये परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि एक काम चलाऊ गवर्नमेंट हुआ करती थी, अस्थायी। लेखक संघ की गतिविधियों में भी फिलिस्तीन लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। तो क्योंकि ये अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था यासिर अराफात, इसलिए जो फिलिस्तीनी लेखक थे उनको एक सपोर्ट इनकी ओर से मिला करता था। एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। जो हेड ऑफिस था उसमें, राजधानी का हेड ऑफिस था, उसमें आमंत्रित किया गया है। किसको ये आमंत्रण मिलता है, लेखक को, और सपत्नी मिलता है कि पत्नी को साथ में लेकर जरूर आना। उन कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया कि उसका कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्यों बुलाया है, वो सब कुछ नहीं बताया। बस ये कहा कि बस आपको आमंत्रित किया है। केवल यह कहकर वो चले गए, और मैं 12 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ये भी कह दिया। वहां पहुंचे तो बड़ी झेप हुई, बड़ी शर्म सी महसूस हुई। हमारे पहुंचने पर यासिर अराफात अपने दो एक साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर लिवा ले गए। अब देखिए, एक इतना बड़ा विश्व का जो नेता है पूरे विश्व में, जिसकी उस समय क्या थी, एक छाप थी, वो नेता खुद रिसीव करने के लिए कहाँ आया, भीष्म साहनी को रिसीव करने के लिए वो आया। तो बड़ी शर्मिंदगी से महसूस हुई। शर्मिंदगी एम्ब्रेस होता है आदमी। संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोलकर न बताया होगा कि वास्तव में हम दोनों को एक दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। ये चीज़ लेखक को नहीं बताई थी उस व्यक्ति ने जो निमंत्रण देने के लिए गया था। तो देखा वहाँ जा करके कि वहाँ तो खाने पीने की पूरी तैयारी हो रही है, हमारे लिए स्पेशल भोज की व्यवस्था करी गई है लेखक और लेखक की पत्नी के लिए। यदि ये बात पहले पता होती तो शायद और तरीके से जाती, लेकिन अब थोड़ा सा एम्बरेसमेंट होती है। अंदर पहुंचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 एक अधिकारी, कोई एक आध नहीं बल्कि 20 अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, और कुछ एक फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मुझसे मिले। कुछ से मैं पहले भी मिल चुका था, उनमें से कुछ मेरे परिचित भी थे। अंदर पहुंचे, ठीक है, हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी, उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था जो लगभग आधे मेज को घेरे हुए था। मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए, जहां चाय पान का प्रबंध था। यासिर अराफात हमारे साथ बैठ गए, बिल्कुल हमारे क्लोज में बैठ गए, नज़दीक में बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता था। फिलिस्तीन के
प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना फिलिस्तीन, क्योंकि भारत को क्या था, फिलिस्तीन का समर्थक माना जाता था और उस फिलिस्तीन आंदोलन में भारत ने उनको सपोर्ट किया था। तो इस वजह से वो उस नाते भीष्म साहनी के प्रति इतना ज़्यादा सम्मान दे रहे थे। आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, वे आपके ही नेता नहीं हैं, हमारे भी नेता हैं। तो मैंने बीच बीच में जिक्र किया, लेखक ने बीच बीच में जिक्र किया गांधी जी का और नेहरू जी का, और भी लेखकों उसको, और भी जो हमारे नेता थे उनका। तो फिलिस्तीन के जो उस समय के यासिर अराफात थे वो कहते हैं, अरे भाई बार बार ये मत कहो कि हमारे नेता, वो तो पूरे विश्व के, हमारे भी उतने आदरणीय जितने कि आपके। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था, जो भोज था उसमें सर्व भी चल रहा था। अराफात हमें फल छील छील कर खिला रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे। यानी इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास लीडर हमारे लिए कितना कुछ कर रहा था, पर्सनली खुद वो उनके लिए चाय पान की व्यवस्था कर रहा था। साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में, शहद की उपयोगिता के बारे में शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान से उनके साथ बतिया रहे थे। तो अब तक जो बीच की दूरी थी वो घट चुकी थी। अब हमारे सामने वर्ल्ड क्लास फिलिस्तीन नहीं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हमारे कोई अपने ही अभिन्न मित्र हों और हम उनके साथ बात कर रहे हों। जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह पर से उठा और यह अनुमान लगाकर कि गुसल खाना कमरे के पार गलियारे में होगा, मैं सीधा कमरा लांघ गया। मेरा अनुमान ठीक निकला, गुसल खाना वहीं पर था, पर मेरी झेप का अंत नहीं था। जब मैं गुसल खाने में से बाहर निकला तो यासिर अराफात स्वयं तौलिया लिए हुए मेरे इंतजार में बाहर खड़े थे, टॉयलेट से बाहर खड़े हुए थे। तो इस तरह के वो व्यक्ति थे कि अपने वर्ल्ड क्लास होने का उनको गुमान तक नहीं था। तो ठीक है बच्चों, ये उनकी पुस्तक आज के अतीत का एक अंश है भीष्म साहनी के, और उसके बाद में ये प्रश्नोत्तर आते हैं, इसकी विवेचना हम कर लेंगे। तो ये पाठ पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।